Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture we will discuss our second part of Soil Organic Matter. आज हम Soil Organic Matter का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने Soil Organic पार्ट 1 देखा था। अगर आपने प्लीज़ वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि Soil Organic Matter क्या है और कैसे बनता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पार्ट 2। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी लेफ्ट विद CN रेशो। सो टुडे वी विल सी व्हाट इज CN रेशो। तो पिछले लेक्चर में CN रेशो तक देखा था कि CN रेशो क्या है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि CN रेशो एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो CN रेशो इज द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। ये कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो है। इट इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेशन ऑफ वेदर मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन विल अकर। सो ये एक इंडिकेशन है कि मिनरलाइजेशन होगा या इमोबिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का। सो ये एक इंडिकेशन है। सो CN रेशो इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन ऑफ N। सो ये रेशियो है C और N का सॉइल में अवेलेबल कार्बन का और नाइट्रोजन का परसेंटेज कह लीजिए, या उन दोनों का टोटल कंसंट्रेशन है, उनका रेशो को हम CN रेशो बोलते हैं। सो एक बेमलन फैक्टर आता है, इसके बारे में देख लेंगे। बेमलन फैक्टर क्या होता है, ये जनरली पूछा जाता है कि बेमलन फैक्टर क्या है या इसकी वैल्यू क्या है। सो बेमलन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द कार्बन टू द रेशो ऑफ कार्बन एंड टोटल ऑर्गेनिक मैटर। सो कार्बन इज प्रेजेंट अबाउट 58 grams in 100 gram of soil organic matter. Then 1 gram of C present in 100 by 58 grams, that is 1.72 gram of organic matter, means C to OM ratio is about 1 to 1.72। इसी को हम बेमलन फैक्टर बोलते हैं। So then we will see the muck and peat soils। तो muck peat soil जो है ये ऑर्गेनिक मैटर के अवेलेबिलिटी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। सो मक सॉइल है हाइयर डिकम्पोज फॉर ऑर्गेनिक मैटर, वेल मिक्सड फॉर ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। सो जो मक सॉइल्स होती हैं वो हाइयर डिकम्पोज होती हैं, अच्छे तरह से वो डिकम्पोज हुई होती हैं, और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी हाईली डिकम्पोज एंड हाईली मिक्सड फॉर्म में होता है। सो पीट सॉइल्स होती हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर्स आर पर्टिकुलरली डिकम्पोज। तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है एंड फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशंस। जो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंडीशंस जहाँ पर होती है वहाँ पर पाई जाती हैं। सो CN रेशो रेंज। सो CN रेशो की रेंज क्या है, कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा मोबिलाइजेशन के लिए होगा, कौन सा मिनरलाइजेशन के होगा। बिकॉज देयर इज ए सूट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर क्वालिटी, जनरली वी कैन प्रेडिक्ट वेदर मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन विल अकर इन CN रेशो रेंज। सो ये तो टोटल डिपेंडेंट है CN रेशो का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, कितना एक्शन वो करते हैं उसको ब्रेक करने के, डिकम्पोज करने के लिए। सो उसी के आधार पे हम इसको डिसाइड करते हैं। सो व्हेन CN रेशो इज लेस देन 30:1 टू मीन्स एंड ग्रेटर देन 30:1 मीन्स व्हेन CN रेशो इज ग्रेटर देन 30:1 देन इमोबिलाइजेशन हाईली लाइकली टू अकर। तो इमोबिलाइजेशन हो जाता है जब CN रेशो 30:1 से ज़्यादा होगा, लेकिन जब CN रेशो 20:1 से कम होगा देन मिनरलाइजेशन इज लाइकली टू अकर। तब मिनरलाइजेशन हो जाता है जब 20 से कम होगा। और जब CN रेशो इज वेरीज बिटवीन 20 to 30:1 देन बोथ प्रोसेस में अकर बट विल जनरली इन बैलेंस। तो दोनों ही हो सकती है, मिनरलाइजेशन भी हो सकता है या फिर इमोबिलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है ये बैलेंस फॉर्म में होता है। सो हेयर वी हैव शोन ए टेबल विच इज शोइंग डिफरेंट CN ratios of different organic matters, that is legumes it varies from 13 to 25, manure 20 to 30, straw about 80:1 and sawdust 400 to 600:1, microorganisms 5 to 10:1। सो ये एक रेंज है, ये में वेरी कर सकती है, बुक टू बुक वेरी कर सकती है, या आप कहीं पे डाटा देंगे तो वेरी कर सकती है। सो ये रेंज है, इट में वेरी, it depends on the many factors which may lead to the variation in the values of this ratio. So the CN ratio is the most commonly used in soil because N is the most limiting element। so नाइट्रोजन जो है बहुत लिमिटिंग एलिमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ही डिपेंडेंट है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाइट्रोजन के फॉर्म में
प्रोटीन्स है वो सब नाइट्रोजन की फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजन के से ही बने हैं। सो नाइट्रोजन बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो भी प्रॉब्लम है, एक्सेस अमाउंट में होता है तो भी प्रॉब्लम है। अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो सी जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर कम है तो सी ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा। सो देयर इज ए वेरी necessity to have in a proper ratio to build up or to provide the nutrients to soil and to the plants. A microbe with CN ratio about 8:1 would require organic matter with a CN ratio of 24:1. So it is a thumb rule that if the microbes have about 8:1 their CN ratio, then there should be at least 24:1, means 3 times more CN ratio should be there. As we have seen in this table that the microorganisms are having 5:10:1 CN ratio. So an average they have about 8:1 CN ratio. So if the microbes have 8:1, then there should be at least 24:1 CN ratio in the soil. The CN ratio in lower in microorganisms and equal to 8. So ये या तो 8 या 8 से कम या मतलब means 5 to 8 वेरी करता है. Since microbes incorporate only 1/3 of the C metabolized into the biomass, the substrate material must have CN ratio 24 to satisfy the nitrogen requirement of the microbes. Already I have discussed this thing, at least 3 times it should be in the soil. If the CN ratio is greater than 24 available the soil N is consumed by microbes and plants available N is will be decreased. Means अगर 24 से ज़्यादा उसमें CN रेशियो होगा तो क्या होगा कि नाइट्रोजन जो होगी वो माइक्रोब्स के द्वारा ही कंज्यूम कर ली जाएगी और प्लांट्स के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। सो हम देखते हैं कि ह्यूमिक सब्सटेंसेस क्या है, कितने तरह के होते हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस, दे आर इन फॉर्म ऑफ फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमन। सो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो फल्विक एसिड हैज मॉलिक्यूलर वेट, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, then it has slow decomposition rate and it is soluble in both acids and alkalis, means bases. Then humic acid has higher molecular weight and it is very slow in decomposition and it is soluble only in alkali. Then human is highest molecular weight and it is extremely slow in decomposition and it is insoluble in both acids and alkalis. It is not soluble in both, means insoluble. So properties of humus, humus की properties क्या है? High surface area to the mass that is greater than silicate clays. तो इसका जो surface area to the mass जो ratio है वो बहुत ज़्यादा होता है, even silicate clay से भी ज़्यादा होता है जिसका particle size बहुत minimum होता है. Then इसकी higher कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, बहुत हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। देन इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। देन इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ऑन द प्लांट सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, तो इनकी प्लांट सॉइल एंड वाटर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑन द प्लांट्स, सो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट है? ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड बेटर एरेशन एंड स्टिमुलेट द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को स्टिमुलेट भी करते हैं। देन इफेक्ट ऑन द सॉइल, सॉइल पे क्या इफेक्ट है? फर्स्ट इज कलर, मीन्स इट प्रोवाइड द डीप ब्लैक कलर व्हेन देयर इज मच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल, देन देयर इज ए डीप ब्लैक कलर ऑफ द सॉइल, मीन्स इट इज हाईली न्यूट्रिटिव। देन एग्रीगेशंस, ये एग्रीगेशंस क्रिएट करता है। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज्ड। देन इफेक्ट ऑन द वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ग्रेटर इन्फिल्ट्रेशन, तो ग्रेटर इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? क्योंकि जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मीन्स इट अलाउज मच टाइम टू इन्फिल्ट्रेट इन द सॉइल, सो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है। रिड्यूस द स्ट्रॉन्ग फ्लो, सॉइल इरोजन एंड surface transportation of the contamination, so it acts as a filter and it reduce the transport of the contaminants, reduce the soil erosion because of the higher water holding capacity and reduce the storm flow. Then greater chemical adsorption, तो इसमें chemical adsorption ज़्यादा होता है क्योंकि इसका एरिया सरफेस एरिया टू द मास जो रेशियो है वो हाइयर है, सो ग्रेटर केमिकल एब्जॉर्प्शन भी होता है। देन हाइयर सॉइल फर्टिलिटी, so it provide the much nutritions to the plants, hence have higher soil fertility.
देन फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है नेचुरल कंडीशन, सेकेंड इज मैनेज कंडीशन मीन्स आर्टिफिशियल कंडीशंस। सो नेचुरल कंडीशंस क्या है? क्लाइमेट। सो क्लाइमेट मीन्स किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा रेनी है या ड्राई है, तो वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होगा। देन टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो टाइप ऑफ वेजिटेशन मीन्स ग्रासेस है, लेग्यूम वेजिटेशन है, या किस तरह का वेजिटेशन है, ये भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के लिए बहुत ही अफेक्टिंग फैक्टर है। देन टेक्सचर ऑफ द सॉइल, वहाँ पर सॉइल के जो रेशियो है मीन्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, वो भी डिसाइड करता है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे कैसा होगा। देन ड्रेनेज मीन्स इफ देर इज ए मच वाटर अवेलेबल इन द सॉइल विच इज नॉट ड्रेनेबल मीन्स देर विल बी लेस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अगर ड्रेनेज प्रॉपर है तो वहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से अवेलेबल होगा। देन मैनेज कंडीशंस देखते हैं, तो क्रॉपिंग्स, tillage, rotations and fertilizers, how we are adopting the cropping patterns, in which manner we are adopting the cropping system, then how we are applying the tillage practices, how we are using tillage implements along the tour, across the two contours, if we are applying or using along the contours, then our organic matter may be saved. If it is done across the slope, then it may be along the slope, then the soil organic matter will be lost due to the slope and with the flow of rainwater, etc. Then rotations, the crop rotations also decide if we are rotating the crops with the legumes and other crops. Some crop left some nutrients and consume some other, and next crop rotation will consume the left and incorporate the new nutrients. Similarly, the fertilizers, if we apply the fertilizers means artificially we are applying the nutrients, then it may also affect the soil organic matter. Then vegetation, and at what percentage or at what ratio the vegetation is available, how much vegetation is available on the surface, it also decides. Then grasslands and forest, texture and drainage, and clay and sand, these are the poor drainage and well drained, these are have some effect on the soil organic matter. Then general properties of soil organic matter, so low bulk density, so इसकी bulk density low होती है about 0.2 to 0.4 gram per centimeter cube. Similarly, if we see the soil have about 2.6 gram per centimeter cube or 2.63 gram per centimeter cube bulk density. Then high water holding capacity, इसकी water holding capacity ज़्यादा होती है 2 to 3 times of the soil mass. Then oxidation states of the soil nitrogen. So कौन कौन सी soil oxidation states हैं? So N form means NH4, N2, NO2, NO3. So NH4 means ammonia, it has negative 3 valency, dinitrogen gas, nitrite and nitrate. Then mineralization of the organic matter. Mineralization क्या है कि जब जो अवेलेबल फॉर्म में जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब सॉइल में अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, तो उसी को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं कि जब उसका ब्रेकडाउन होता है। सो कैसे होता है? ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? अमाइनाइजेशन। सो अमाइनाइजेशन इज हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड रिलीज ऑफ अमाइंस एंड अमीनो एसिड्स बाय हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया लाइक बैसिलस एंड स्यूडोमोनास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जो बैसिलस या फिर स्यूडोमोनास जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक जो प्रोटीन्स होते हैं उस पर एक्शन करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसका पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। सो दिस पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स आर फर्दर ब्रेकडाउन्स इनटू द NH2 radicals and then convert it energy also and release other compounds also. Then the second step is ammonification. Then ammonification is the further step on the amines and amino acid which have released in previous reaction, that is aminization. So then aminization is done again in absence of ammonification is done again by the heterotrophs in the absence of oxygen and release ammonia, and that is NH3 plus energy. This ammonia again converted to NH4 and NH4
CO2 and CO3. Then this NH3 is released and used by some or subjected to some some uses. So that is, it may convert to nitrites and nitrates by nitrification. It may be absorbed by directly by higher plants, may be utilized by heterotrophs organic matter in further decomposition of the organic matter, and it may fix in biological unavailable form. So third step is nitrification. So nitrification is the done by autotrophs, means जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स है, जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. सो ऑटोट्रॉप इन प्रेजेंस ऑफ विन दैट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. सो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करते हैं इनका. सो NH4 अमोनियम इज कन्वर्टेड टू NO2 मीन्स नाइट्राइट, देन इट इज कन्वर्ट टू नाइट्रेट. सो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नाइट्रोसोम्स जिनको बोलते हैं या नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं, जो नाइट्रोसोम्स होते हैं अमोनियम को NH4 को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. सो इट दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स कि नाइट्रोसोम्स क्या करते हैं, नाइट्रोबैक्टर्स क्या करते हैं, तो इनका यूज होता है. सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज 30 to 35 डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर दिस थिंग. एंड द ऑप्टिमम pH इज 6.5 to 7.5 pH. सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का सेकंड पार्ट डिस्कस किया, डिफरेंट प्रोसेस देखी. आई होप आपको ये सब लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. अगर आपने फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर. और आप हमारी वेबसाइट www.advancedagriClasses.com पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल फ्री IBPS डेमो टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हैं. एंड आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.